चलिए जी, एक बार फिर सबको राधे राधे। नॉर्मल आज कुछ और भी क्लासिफिकेशन बच गए हैं जो थोड़ा थोड़ा हम समझ लिया जाए ताकि आगे कभी ये हमें न्यूमेरिकल्स में मिले तो कम से कम दिमाग में रहे कि इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो वैसे क्लासिफिकेशन तो बहुत ही सारे हैं। ठीक है, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में रख सके ताकि आगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें आगे मिलने वाली हैं वो दिमाग में हम लोग इजिली कैप्चर कर पाए। ठीक, चलिए तो आज हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिसीजन मेकिंग के हिसाब से बात किया था। डिसीजन मेकिंग का मतलब ध्यान रखना कि फ्यूचर में हम जब भी एनालिसिस का काम करेंगे, डेप्थ स्टडी का काम करेंगे और डिसीजन लेने का काम करेंगे तो जनरली कल जो हम लोग टूल्स पढ़ रहे थे ना, कौन कौन सा हमारा कॉस्ट था, मार्जिनल कॉस्ट था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट था, डिफरेंशियल कॉस्ट था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। ऐसे सारे टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमें डिसीजन क्या लेना है इस बात का, ठीक है, प्लानिंग वगैरह किया जा सके। ठीक, उसमें दो चीज़ों को हमें ज़रा बात करना फिर से अनिवार्य हो जाता है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत कल बात भी किया था दूध का एग्जाम्पल लेके, नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉस्ट या नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में। सर नाम से ही क्लियर होगा, नॉर्मल का मतलब क्या है, जो हमारे डेली रूटीन का क्या हो, पार्ट हो, हिस्सा हो, जिसको जनरली रोका नहीं जा सके। हम कहते हैं ना, अरे ये तो इतना होना नॉर्मल है, ये हो रहा है, ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ठीक है रोड पे आते हो, थोड़ा बहुत जाम आपको मिलता है, ये आपके लिए क्या है, नॉर्मल है। ठीक है बार बार सड़क, ठीक है, कई सारी चीजें आपको मिलती है जो आपको लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है। और नॉर्मल का मतलब नॉर्मली इस चीज को रोका नहीं जा सकता है, जैसे ट्रैफिक वगैरह को आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन किसी दिन बहुत हैवी ट्रैफिक हो गया किसी इंसिडेंट की वजह से, कोई रैली निकल गया, ठीक है, या कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसकी वजह से हैवी क्या लग गया, ट्रैफिक लग गया, तो क्या ये नॉर्मल रह जाएगा या एब नॉर्मल बन जाएगा, एब नॉर्मल। कॉस्ट के लिए क्यों नॉर्मल और एबनॉर्मल को जानना जरूरी है और क्या ट्रीटमेंट होगा ये, ठीक है, अभी समझ लें तो आगे हमारा न्यूमेरिकल काफी बेहतर होगा। और अब अगर आप हायर एजुकेशन में ध्यान दो या जितने भी आप, ठीक है, एग्जाम देखोगे एमसीक्यू बेस्ड, उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो सीधी सी बात है सर, जो हमारे प्रोडक्शन का हिस्सा हो या, ठीक है, ऐसा वेस्टेज जो प्रोडक्शन होने के लिए अनिवार्य है होना, जैसे हम लोगों ने कल बात किया था लकड़ी से सोफा बनाना। सर लकड़ी में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काट छाट करना पड़ेगा। सर वो काट छाट क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और क्या हम लोग उसको उस नुकसान से गुस्सा होते हैं, या होना नॉर्मल बात है, हम बोलते हैं ना कि ये होना नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा नुकसान जो अनिवार्य नहीं था फिर भी हो गया, फिर वो हमारे लिए क्या है, गलत बात है, उसका हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। क्योंकि कोई भी नुकसान हमारे कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, खर्चे क्या करेगा, बढ़ाएगा। और अगर हम नुकसान नहीं रोकेंगे तो सीधी सी बात है हमारा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि, ठीक है, इस लेवल को डिसाइड किया जाए कि कितना नॉर्मल है और कितना उसके बाहर जाएगा, तो कंट्रोल करना अनिवार्य है। हमने बात किया था कि देखो मिस्त्री जब दीवार वगैरह, ठीक है, बनाता है तो कुछ ना कुछ बालू सीमेंट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। आप उतना, ठीक है, एक नॉर्मल लेवल लेके चलते हो कि हाँ थोड़ा बहुत बर्बादी होगा ही होगा, और कहीं ना कहीं ये बर्बादी आपके कॉस्ट को बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर वो बर्बादी बिल्कुल नहीं होता तो शायद 2-4 वही कम लगता हमारा सीमेंट बालू। लेकिन अगर वो बर्बादी हो रहा है तो खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन अगर वो बर्बादी एक लेवल तक हो तो शायद बेहतर है, उस लेवल से ज़्यादा जाएगा तो कहीं ना कहीं खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा बर्बादी उतना खर्चा बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत करेगा। आगे हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो नॉर्मल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, एबनॉर्मल का कैसे ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल कल हम लोग उसी मिल्क वाले एग्जाम्पल पे समझेंगे। सर देखो, अगर मिल्क जल के कम हुआ था, जलना का मतलब हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया था खोए में, ठीक है, तो जो दूध 100 लीटर से जल के, ठीक है, 10 लीटर हो गया था, 90 लीटर दूध जल गया था, क्या उसका वेस्टेज हम उसको नॉर्मल वेस्टेज बोलेंगे या एबनॉर्मल? ये हमारा होना अनिवार्य था, खोआ बनने के लिए उसका जलना अनिवार्य था, या ये फालतू में जल गया? नहीं सर, ये अनिवार्य था, तो ये नॉर्मल वेस्टेज है। और जब भी याद रहे नॉर्मल वेस्टेज रहेगा ना तो क्वांटिटी कम हो जाता है पर दाम कम नहीं होता है। हम फिर भी कस्टमर से पूरा का पूरा कितना वसूल रहे थे, 1,000 रुपये खर्चा किया था ना, 1,000 का 1,000 वसूल रहे थे। लेकिन सर वहीं पे एब नॉर्मल अगर खर्चा था, जो हमारी गलती से दूध गिर गया था आधा बाल्टी, ठीक है, 50 लीटर दूध गिर गया था, क्या उसका भी मैंने कॉस्ट रिड्यूस किया था? ना सर। ऐसे सिचुएशन में दोनों ही चीज माइनस होता है। सर क्वांटिटी तो माइनस होगा ही होगा, 100 लीटर की जगह कितना रह जाएगा, 50 लीटर, और उससे जो हमारा गुड्स तैयार हो। और दूसरा अमाउंट भी 1,000 से कम होकर कितना पे आ गया था, 500 रुपये पे आ गया था।
इसका मतलब जब भी गलती हमारी होगी तो हम दोनों ही चीज़ों को माइनस कर देंगे। क्वांटिटी तो सर बर्बादी हो रहा है, तो चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, क्वांटिटी तो माइनस होगा ही होगा। बात आती है खर्चा। अगर हम खर्चे को भी माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब वो खर्चा हमारी जेब से जा रहा है। खर्चा माइनस होने का मतलब हम खर्चे को ऐड करते हैं ताकि वो कॉस्ट में ऐड रहे, ताकि हम उसको कहाँ से वसूल सके, कस्टमर से वसूला जा सके। अगर किसी खर्चे को आपने कॉस्ट में से माइनस कर दिया, इसका मतलब आपने कॉस्ट से उसको बाहर कर दिया, और बाहर होने का मतलब क्या है, हम कस्टमर से वसूल पाएंगे या अपने जेब से बियर करना पड़ेगा, अपने जेब से बियर करना पड़ेगा। ठीक, तो याद रहे कि अगर एबनॉर्मल होगा तो हम क्वांटिटी भी माइनस करेंगे और साथ ही साथ कॉस्ट भी माइनस कर देंगे। उतना हमें या कंपनी को खुद बियर करना पड़ेगा और वो कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस होगा। बात क्लियर है, और ये रिकवरेबल नहीं होता है। ठीक, उसी तरह एक है अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। इसी का एक दूसरा और भी नाम है अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है, अवॉइडेबल का मतलब क्या है, जिसको अवॉइड किया जा सके। अनअवॉइडेबल का मतलब क्या है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। ठीक है, तो आप भी बता सकते हो सर किसको अवॉइड किया जा सकता है, नॉर्मल को या एबनॉर्मल को, किसको रोका जा सकता है, नॉर्मल बर्बादी या एबनॉर्मल को। नॉर्मल को तो रोका ही नहीं जा सकता है, नॉर्मल का मतलब ये वो होगा ही होगा, आप कुछ भी चाहो रुक नहीं सकता है। नॉर्मल का मतलब ही क्या है, जिसको आप रोक नहीं सकते हो, फिर तभी तो हम उसको बोलते हैं कि यार नॉर्मल है, इतना तो होता ही है। इसका मतलब आप उसको रोक नहीं सकते हो, उसी को हम बोलते हैं अनअवॉइडेबल। नॉर्मल ही क्या होता है, अनअवॉइडेबल। लकड़ी काटोगे बुरादा गिरेगा ही गिरेगा, क्या आप उसको चाह के भी रोक पाओगे, नहीं। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि नहीं हद से ज्यादा निकल रहा है, तो शायद ब्लेड पतले से मोटा कर दो, मोटा से पतला कर दो, तो क्वांटिटी में फर्क आ सकता है। लेकिन क्या पूरी तरह से रोका जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लकड़ी की छटाई कर रहे हैं, हमें सोफा बनाना है, तो आप कुछ भी कर लो, काट छाट होगा ही होगा, उसमें नॉर्मल वेस्टेज होगा ही होगा। इसका मतलब नॉर्मल ही हमारा क्या है, अनअवॉइडेबल है। लेकिन एब नॉर्मल, जो कि गलती नहीं होना चाहिए था फिर भी हुआ है, उसको हम चाह के क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हम मिस्त्री को बोलेंगे कि भैया ध्यान से, ठीक है, कुछ चीजें क्यों बेटर मैनेजमेंट करो, दूध गिरा तो कैसे, बैड मैनेजमेंट रहा, आपने शायद उसका मैनेजमेंट सही से नहीं किया, अगली बार से उस चीज को नहीं रोक पाओगे, जो बीत गया उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। क्या अगली बार से उसको रोका जा सकता है, ऐसी गलतियों को रोका जा सकता है। हाँ, क्या वो 90 जो लीटर खोया जलाने के प्रोसेस में 90 लीटर उड़ गया था, क्या उसको रोक सकते हो अगली बार, नहीं सर। जब जब हमें खोए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर बार वो 90 लीटर क्या होगा, जल के उड़ जाएगा। 100 लीटर 10 लीटर में कन्वर्ट हो रहा तो खोए में, तो हर बार वो 90 लीटर दूध क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्या हर बार अगली बार रोक दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सर पिछली बार दूध हमसे गिर गया था आधा, बैड मैनेजमेंट था। अगली बार हम मैनेजमेंट सही करें, दूध का एक जगह फिक्स कर दिया जाए, ऐसा जगह जहां से वो गिरना पॉसिबल ना हो, तो शायद हमारा लॉस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बात क्लियर है। इसका मतलब एब नॉर्मल एवॉइडेबल होता है और नॉर्मल अनएवॉइडेबल होता है। ठीक, ठीक है, उसके बाद तो अब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक आपका आता है शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट, जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात किया था कि कंपनी को या फैक्ट्री को अगर आप बंद करते हो तो भी कुछ ना कुछ खर्चे इनकर्ड होंगे। जरा सुरभि बताओगी कौन से वो कॉस्ट हैं जो कंपनी को शट डाउन करते समय भी इनकर्ड हो रहे होंगे। दो तरह के खर्चे लोगों ने डिवाइड किया था, फिक्स और वेरिएबल, याद है। किसको अवॉइड किया जा सकता है, किसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, कौन जीरो हो सकता है, कौन जीरो नहीं हो सकता है, चाहे आप काम करो या ना करो। बिल्कुल सही बात है, फिक्स कॉस्ट ही हमारा क्या है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है या शट डाउन कॉस्ट है। आप दुकान बंद भी रखोगे तो भी आपको डेली का कितना किराया देना था, 100 रुपया देना था, देना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ घटेगा बढ़ेगा। दुकान बंद है तो मटेरियल का जीरो, लेबर का जीरो, और जो हमारे फिक्स खर्चे हैं जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब आएंगे ही आएंगे। अब सर इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई सोचेगा सर जब दुकान बंद है तो पंखा बंद होगा, लाइट बंद होगा, ना सर। देखो अगर फैक्ट्रियों के सेंस में बात की जाए तो कंपनी चले या ना चले, कुछ नॉर्मल लाइट हमारे हमेशा जलते रहते हैं। केवल वही नहीं, आपके मीटर, आप अगर महीने 2 महीने से घर में ना रहो तो भी आप देखोगे आपका मीटर का चार्ज कुछ ना कुछ आ जाता है।
आपको पता है कि नहीं? बिजली का जो बिल आता है उसमें 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक आप मीटर का चार्ज देते हो, वो मीटर जो मार्केट में शायद खरीदो तो 2-4 हज़ार 5,000 का मिल जाए, लेकिन आप हर महीने उसका बिजली के साथ पेमेंट करते हो। गवर्नमेंट हमसे अननेसेसरी पैसा लेती है, इसका समझ लो। हमें पता नहीं चलता है बिजली बिल के साथ। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का पैसा तो यही रही है, साथ ही साथ मीटर का भी किराया लेती है, ठीक? और इसी पे काफ़ी बवाल भी चल रहा है कि भैया मीटर का पैसा बार-बार हमसे क्यों वसूला जा रहा है, ठीक? ठीक है। एक और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं आइडल। आइडियल नहीं, आइडल, IDLE, बर्बादी वाला खर्चा, आइडल कॉस्ट। आइडल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जहां पे कंपनी को पेमेंट तो करना पड़ता है पर कंपनी को उससे फायदा नहीं मिल रहा होता है। आइडल का मतलब बर्बादी होता है। बर्बादी का मतलब क्या है? हमारे जेब से जा रहा है पर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तभी तो हम बोलेंगे बर्बादी हो रहा है। हमारे जेब से चला गया, 2 बोरी सीमेंट गिर गया, हमें कोई फायदा नहीं मिला, तो ये हमारे लिए क्या बर्बादी ही तो है। तो इसी नहीं, संक का मतलब था कोई पहले का लॉस, ठीक है? वो डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट नहीं होगा। याद रखना, संक कॉस्ट डिसीजन के लिए काम आता है कि जो पहले का खर्चा डूब गया है, क्या आज के कस्टमर से वसूला जाए? बोला जाता ना भैया, जो डूब गया सो डूब गया, उसको गोली मारो। आज के कस्टमर से आज के प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस चार्ज किया जाएगा ना, या पहले का लॉस भी उसको भी जोड़ लोगे ना सर, उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा, दिक्कत आ सकता है, ठीक? हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे टर्म्स पे। तो आइडल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉस्ट, ठीक है, जो आपको बियर तो करना पड़ रहा है, पे तो करना पड़ रहा है, पर आपको कोई भी बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा है। इसको हम लोग नॉर्मली अनप्रोडक्टिव कॉस्ट भी बोलते हैं। अनप्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, फिर भी आपको कॉस्ट देना पड़ रहा है। जैसे मशीन खराब हो गया, लेबर बैठे हैं, ठीक है, लेबर अब आए हैं, बीच में मशीन खराब हो गया, मशीन बनने में 5 घंटा 6 घंटा लगेगा, तो लेबर क्या 6 घंटे का पेमेंट काट लोगे? नहीं सर, वो तो अपना पूरा पेमेंट लेके जाएगा। इसीलिए आपके यहाँ देखो घर पे काम लगा रहता है, तो मिस्त्री जब शाम को जाता है तो हम पूछ लेते हैं मिस्त्री कल आओगे तो क्या क्या चाहिए, ताकि हम पहले से ला के रख दे। पता चला कल मिस्त्री आया और सामान ही खत्म है, फिर हम भागे भागे दुकान पे दौड़ के जाएंगे, तब तक मिस्त्री क्या होगा, बैठ बैठ के गप्पे मारेगा, फिर नहीं बनाएगा। दिक्कत होता है ना यार, मिस्त्री आके बैठा है, सामाने नहीं है। बात क्लियर है? इसका मतलब कुछ ऐसे कॉस्ट जो हमारे मिस मैनेजमेंट की वजह से क्रिएट हो जाते हैं या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, ठीक है, स्ट्राइक हो गया, तो इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, कंपनी को पेमेंट तो करना पड़ता है पर कंपनी को कोई भी बेनिफिट या प्रोडक्टिव बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। बात क्लियर है? तो ये सब नाम कुछ ऐसे हैं जिनको हमें दिमाग में रखना है ताकि हम आगे कुछ बातों को डिस्कस करें, तो ये सारी चीजें रहे, ठीक? एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड का मतलब जिसको हमने अनुमान लगाया हो, और स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब जिसका हमने अनुमान भी लगाया हो पर एक्सपर्ट के थ्रू। एस्टिमेटेड कॉस्ट अनुमान लगाया हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हर एक चीज के पीछे स्टैंडर्ड सेट किया गया हो और वो स्टैंडर्ड आगे के कंपेयर के लिए क्या बनता है, बेस बनता है। हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड है, तो फ्यूचर में हम जो भी काम करेंगे वही हमारा क्या किया जाएगा, उसी स्टैंडर्ड से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। टेक्निकली बहुत क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। हमने अनुमान लगा लिया तो हो सकता है इसमें एक्सपर्टाइज हो या ना हो, लेकिन हमने स्टैंडर्ड सेट किया है तो फिर इसमें अच्छे से हमें एनालाइज करना होगा, हर एक चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के रखना होगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा, इतना बहुत है, ठीक है। कल से, आज तो इतना छोड़ देते हैं, मंडे से एक नया चैप्टर, और मान के चलो कि आपका नया न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और जहां से आपको आपके एक क्वेश्चन 15 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है? और विश्वास करो, इसमें हमें अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग भले नाम है पर हमें डेबिट और क्रेडिट नहीं करने हैं, ठीक है? हमें यहाँ पे नाम भले ही कॉस्ट अकाउंटिंग है, ध्यान रखना, हमें अकाउंटिंग का बहुत मिनिमम यहाँ पे काम करना है, ज्यादातर हमें काम यहाँ पे किस फॉर्म में करने हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में। याद है आप लोगों ने क्लास 11th में 12th में या बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा स्टेटमेंट और अकाउंट,
बैलेंस शीट हमारा एक स्टेटमेंट था, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट था। अंतर क्या होता है, अकाउंट वर्ड आता है तो डेबिट और क्रेडिट होता है, डबल इम्पैक्ट होता है। जब स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट का मतलब डिटेल्स, रफ, हम चाहे जैसे प्रिपेयर कर लें, पर हम जैसे चाहें वैसे नहीं करेंगे, बस एक क्या करेंगे, ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक। और हमने बात किया था कि देखो किसी भी सामान को बनाने में कितने एलिमेंट होते हैं, 3। ऋतु, कितने एलिमेंट होते हैं, 3। मैंने बोला था मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, तीनों इसी सीक्वेंस में रहेंगे, ये भी बोला था। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी अगर सामान बनाते हो तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है उसमें, मटेरियल का। और कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से 50 से 60% आपका जो भी सामान बना है ना, उसमें 50 से 60% किसका कंट्रीब्यूशन होता है, मटेरियल का। ठीक। दूसरा होता है लेबर चार्ज, और तीसरा बचे या छोटे मोटे खर्चे। आप कोई भी सामान बनाते हो तो जनरली इसी हिसाब से डिवीजन होता है। हाँ, कुछ जगह पे हो सकता है कि मटेरियल बहुत ज्यादा हो, लेबर थोड़ा हो और ओवरहेड थोड़ा बहुत हो। ठीक है, जैसे डायमंड वगैरह, अगर आप डायमंड वगैरह से कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट बहुत हाई होता है, लेबर कॉस्ट थोड़ा सा उसके, ठीक है, कंपेयर में अगर मटेरियल मान के चलो 70% है तो लेबर 10-20% होगा, और छोटे मोटे खर्चे आपके 5-10% में आ जाएंगे। अंतर है, मैंने आपको दिया भी था, ठीक है, आपको दिया भी गया था, और मैंने डिफरेंस आपको बुक में दिखाया भी था। मुझसे ना पूछो, मुझे खुद नहीं पता है बताना, मंडे को आपको बुक में दिया भी गया है। एक्सपेंसेज और ओवरहेड में डिफरेंस बड़े क्लियर सेंस में, मुझे पढ़ के बताना, मुझे नहीं आता है। ठीक। जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, तो आपको दे रखा था मटेरियल में, सॉरी क्या कहते हैं, एक्सपेंसेज में और ओवरहेड में क्या डिफरेंस है। ठीक। एक्सपेंसेस नहीं बताऊंगा, मतलब आता ही नहीं, माफ करना। ठीक, पढ़ के बताना। तो इस बात को बस याद रखना कि सबसे हमारा इसेंशियल एलिमेंट क्या होने वाला है, मटेरियल। तो हम शुरुआत सबसे पहले कौन सा चैप्टर करेंगे, मटेरियल। मटेरियल समाप्त होगा तो फिर किसको पढ़ेंगे, ठीक है, लेबर कॉस्ट, और उसके बाद किसका बात करेंगे, एक्सपेंसेस। लेकिन ये तो हमारे बेसिक 3 चैप्टर होंगे। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद कोटेशन वगैरह बनाना, टेंडर वगैरह फिल करना, ये सब समझा जाएगा। ठीक। तो मंडे से थोड़ा सा और भी डेप्थ में जाने की कोशिश किया जाएगा। आज तो एकदम बेसिक क्लास रहा, एकदम। प्रतिमा, हर्षिता, ठीक है, प्रिपेयर रहिए, और आपके टेलीग्राम पे कुछ नोट्स भेजा गया है, उसको जरा देखते रहिए।